हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों का स्थिति प्रज्ञ चैनल पे स्वागत है। तो अभी तक हमने पूरा मॉडुलस देखा है। सेकेंड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखा है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ 10 क्वेश्चंस भी किए हैं जो PYQ के थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर इनको करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लियर हो जाएंगे। और तीसरा मेरा जो अभी हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं, इस पे हमारा लेक्चर है सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, तो पहले हम सेट्स पढ़ेंगे एंड देन हम रिलेशन को पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेट्स को पढ़ने के लिए अब सेट्स एंड रिलेशन को इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें जब हम लिमिट करना शुरू करते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, मीन्स कैलकुलस का जब हम पार्ट करना शुरू करते हैं तब हमें सेट्स एंड रिलेशन के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे यूज होते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री करना शुरू करोगे, जियोमेट्री करना शुरू करोगे, तब जाके आपको सेट्स के काफ़ी ज़्यादा यूज वहाँ पे समझ में आएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए अब हम इस लेक्चर सीरीज में हम सेट थ्योरी हम शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या शुरू करेंगे? सेट थ्योरी। तो हमें इसकी नीड क्यों पड़ी इसको पढ़ने की? तो जो साइंटिस्ट थे इनके, जॉर्ज जो थे, उन्होंने पहले सेट थ्योरी दिया था। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्री के जब प्रॉब्लम कर रहे थे ना, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमें सेट थ्योरी कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फिर एक सेट थ्योरी बनाई। ठीक है, और फर्स्ट जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज सॉल्व कर रहे थे तब जाकर उन्होंने सेट थ्योरी को दिया था। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसकी ज़रूरत किस किस चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करता है। ये ऑलमोस्ट आजकल के न्यू मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है या जो भी अभी डेटा साइंस का हमारा जो भी एरिया है उसमें काफ़ी हेल्प करता है सेट थ्योरी, जिसके अंदर वेन डायग्राम आता है, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड उसके बाद डोमेन और रेंज निकालना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो बेसिकली ये ज्योमेट्री में हेल्प करता है, जिसमें कि हम थीटा की वैल्यू देते हैं 0 से π/2 और समथिंग इस तरीके से। तो हम एक सेट देते हैं, इसमें हेल्प करता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में। तीसरा जो हमें हेल्प करता है, ये चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये सीरीज़ को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है हमें। ठीक है, तो इसलिए हमें सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें पढ़ने की। ये रिलेशन एंड फंक्शन में तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। ठीक है, ये इसी के लिए बेसिकली सेट थ्योरी जो है, एक चीज़ जो है दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो हमें रिलेशन एंड फंक्शन में सेट थ्योरी के थ्रू हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट अब हम डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन में क्या है कि पहला होता है कि बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट होता है जो इसका इम्पोर्टेंट होता है, पर्टिकुलर काइंड और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसमें आप अगर एग्जांपल देखोगे कि ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया कि क्रिकेटर्स एटलीस्ट जो 5 मैच को खेले हों। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 मैच के जितने भी क्रिकेटर होंगे, आप सपोज कर लो ABCD ऐसे करके आपने बताया। ठीक है, तो एक सेट हो गया ये। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि गुड क्रिकेटर्स या ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि सबका ओपिनियन चेंज होगा। अब गुड क्रिकेटर्स में कोई सचिन तेंदुलकर को बोलेगा, कोई क्रिस गेल को बोलेगा, कोई रिंकू सिंह को बोलेगा।
ठीक है। तो गुड क्रिकेटर्स की जो गुड क्रिकेटर्स किसके ये वेल डिफाइंड एक सेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड नहीं है। अब गुड क्रिकेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वेल डिफाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड का मतलब है कि जैसे 1 2 3 का आपने एक सेट बनाया, तो किसी ने बोला कि नहीं 3 2 1 का बनाया, तो क्या ये दोनों अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम सेट हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, ओके। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स नीड नॉट रिलेटेड, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट, सपोज करो आपके पास एक ए सेट है जिसमें एक नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, 100, सूरज, इस तरीके से करके एक सेट दिया गया है। तो एलिमेंट ऑफ सेट नरेंद्र मोदी, कभी भी एक सेट का डेफिनेशन जो है ना, वो एलिमेंट के लिए है, कभी भी एलिमेंट के अबाउट द एलिमेंट नहीं है, ठीक है, आप समझे। अब नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है वो, या मनमोहन सिंह के बारे में नहीं है, या वो 100 के बारे में नहीं, वो एक कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट है, वो उसके बारे में है, ठीक है। सपोज करो आपने नेचुरल नंबर दे दिया, वो तो 1 2 3 4 आपने लिख दिया 10 तक, सपोज करो 10 तक दिया, तो कभी भी सेट का जो डेफिनेशन है ना, वो 2 के बारे में नहीं है कि 2 इज इवन नंबर, मतलब इस तरीके से कि वो इवन नंबर, उसके बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं है। उसका डेफिनेशन क्या है कि बस वो नेचुरल नंबर है। वो एलिमेंट 2 3 से किस तरीके से कनेक्टेड है वो उसके बारे में नहीं बताएगा वो, लेकिन वो इसके सेट में है, वो ये चीज़ बात करेगा। मीन्स क्या हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ सेट नीड नॉट रिलेटेड, कि जो एलिमेंट है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हो, रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी 100, मनमोहन सिंह 100 का नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना, लेकिन एक डेफिनेशन का जो डिफाइन किया गया है वो एक डिफाइंड है कि नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, 100, सूरज, ये 4 एलिमेंट आएगा, वो डिफाइन है, ठीक है, ए के अंदर। लेकिन ये नहीं डिफाइन कि नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से किस तरीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ओके। अब हम लोग शुरू करेंगे कि सेट को नोटेशन क्या क्या होता है सेट के अंदर, नोटेशंस। तो पहला नोटेशन जो होता है वो होता है रोस्टर मेथड। अच्छा, अब रोस्टर मेथड क्या होता है? जो ब्रेसेस के अंदर हम जो बंद करते हैं ना, और कॉमा के साथ उनको डिफाइन करते हैं, जैसे 1 2 3, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। अब दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर मेथड जो होता है ना, ये कन्वीनियंट होता है, ठीक है, बट स्मॉल डेटा के लिए बेटर होता है। बट अगर आपके पास लार्ज डेटा है तो उसके लिए हमें सेट बिल्डर पे आना पड़ता है। तो सेट बिल्डर क्या है? लार्ज डेटा अगर आपको देना है तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं, कैरेक्टराइज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कैरेक्टराइज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कैसे? सपोज करो
एक एग्जांपल है, आपने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा 1 3 5 7, ओके, 9 एंड 9 ऑल्सो, ठीक है। और ये इक्वली है कि एक किसी ने रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म लिखा कि एक्स सच दैट, दो बिंदु को हम लोग बोलते हैं सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन पॉजिटिव x is a पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो आपके पास ये सारे एक फॉर्म हो गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रेडिकेट को डिफाइन करते हैं। अगर प्रेडिकेट को हमने डिफाइन कर दिया मीन्स एक फंक्शन को हमने एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। यह एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है, यह एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है, ठीक है। हम थोड़ा ये लेक्चर धीरे धीरे करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेट हमें थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आराम से चीज़ों को आपको बताया जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्पेशल सेट, 4 या 5 हमारे पास स्पेशल सेट्स होते हैं। सबसे पहला जो आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट और नल सेट और इम्पटी सेट, नल सेट और वाइड सेट, ठीक है। इसको डिनोट या तो फाई से करते हैं या फी बोलते हैं बहुत लोग, फाई या फी, या हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपके पास एग्जाम्पल है, सपोज करो कि x such that x is a रियल नंबर एंड x को इन्होंने डिफाइन किया रियल नंबर एंड x स्क्वायर x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इजकल टू 0। मतलब फर्स्ट में इन्होंने बोला कि एक सेट है जिसमें x रियल नंबर है और दूसरा इन्होंने एक फंक्शन दिया x प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। सो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0, x इजकल टू -1, सो प्लस माइनस आई स्क्वायर या आई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है, एक आई स्क्वायर एक रियल नंबर है, तो मीन्स क्या x रियल नंबर है? नहीं। तो क्या एक नल सेट आएगा, वाइड सेट आ जाएगा। नल सेट मीन्स उसके अंदर इम्प्टी सेट है, ठीक है, नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, ठीक है। ओके। दूसरा हमारा शुरू होता है सिंगलेटन सेट। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अ सेट विथ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सिंगल एलिमेंट है, जैसे 1, अगर कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एक 1 एलिमेंट है तो ये क्या होगा, सिंगलेटन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, वो क्वेश्चन क्या है, आर फी एंड फी जो एक एलिमेंट है किसी सेट का, द सेम सेट। आप लोग सोचिए इसके बारे में, आप लोग सोचिए, आर फी एंड अ एलिमेंट फी द सेम सेट? नो, नेवर। कैसे? अब हम देखते हैं। फी मीन्स क्या होता है, नो एलिमेंट। फी मीन्स क्या होता है, नो एलिमेंट आर 0 कंटेंट, ठीक है।
और एलिमेंट फी मीन्स एक एलिमेंट तो है, वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, ठीक है, मीन्स नॉन जीरो कंटेस्ट, नॉन जीरो कंटेंट। इसको समझने का अभी पता नहीं, शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं एक दूसरे मेथड से बताता हूँ। सपोज करो आपके पास लैपटॉप है और आपने एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर आप उस फाइल को क्लिक किए तो ओपन जो भी पॉपअप हुआ उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया नो एलिमेंट फी मीन्स एम्प्टी सेट। और दूसरा एग्जांपल ये है कि आपने एक फ़ाइल बनाया, उसके अंदर भी आपने एक फ़ाइल बनाया, जब आपने इसको खोला तब जाकर वो मतलब एम्प्टी सेट है, वो एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ अगर इसको डिफाइन करना होगा हमें, तो हम बोलेंगे कि एक एलिमेंट तो है इसके अंदर, वो एलिमेंट एम्प्टी है, ठीक है, समझ आया? मीन्स ए डायरेक्टरी विच हैज़ एन एम्प्टी सब डायरेक्टरी। इसको डिफाइन करते हैं, ए डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स फाइल समथिंग, ए डायरेक्टरी which has an empty सब डायरेक्टरी। समझ में आ रहा है? मतलब ये इसका डायरेक्टरी हो गया, फाइल हो गया, इसका एक सब फाइल हो गया, लेकिन ये सब फाइल जो है ना एम्प्टी है, ठीक है। इसका एक फाइल है, जैसे ही आपने ओपन किया तो एम्प्टी फाइल है ये, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, समझ आया? ओके। अब आता है एक की इक्वलिटी ऑफ सेट्स। इक्वलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ सेट्स, सपोज करो ए एंड बी आपके पास सेट है, ए और बी क्या है आपके पास सेट है, तो एक्स जो बिलोंग करता है ए में और वही एक्स बिलोंग करता है बी में, ठीक है। अब इधर से आओ, आपने इधर से इधर गए, अब हम इधर से इधर आएंगे। एक्स जो बी में बिलोंग करता है वही एक्स अगर ए में भी बिलोंग करता है, सेम मीन्स जितने एलिमेंट ए में हैं, सपोज करो ये ए का एलिमेंट है, सारे एलिमेंट अगर बी में भी हैं सेम, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। सेम उल्टा कि अगर बी है और उस सारा एलिमेंट ए में भी है, ठीक है, तो इक्वल सेट हो जाएगा। जैसे सपोज करो 1 2 3 है एंड 3 3 2 2 1, ये ए है और बी है, तो क्या ए इक्वल टू बी होगा? यस, डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्यों? 1 2 3 बी में है, मतलब ए का पूरा एलिमेंट जो है बी में है और बी का पूरा एलिमेंट ए में है, तो इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है, आसान है, ठीक है। अब हम दूसरा शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो, ठीक है। मीन्स इफ every element of set A, every element of set A is on B is an element, if every element of set A is an element of B, ठीक है। If every element of A is an element of B, but इसमें ये कहीं पर ये नहीं लिखा कि every element of B is in element of A, ये कहीं नहीं लिखा है। B के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, ये ध्यान देना है। हमारे पास सारा कंडीशन क्या है? A के ऊपर है कि A का सारा एलिमेंट जो है ना वो B में होगा अगर, तो इसको बोलते A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। मीन्स
ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इसमें, क्योंकि सपोज करो अभी हमने एग्जांपल दिया था 1 2 3 और बी का एग्जांपल हो गया 3 2 1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बट ए का सारा एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो इक्वलिटी का एक केस और बनता है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी में है एंड बी का सारा एलिमेंट ए में है, मीन्स ए इक्वल टू बी। अब सपोज करो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर इस तरीके से लिखा है तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट, ठीक है। एंड दूसरा तरीका होता है कि बी कंटेन्स ए, मतलब बी जो है ए को अपने अंदर रखता है, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, अब सेकेंड चीज आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट इज इसका नोटेशन होता है इस तरीके से। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम इक्वल वाला साइन भी लगाते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन ये होता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ठीक है, बट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी is extra, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज एक्स्ट्रा। मिनिमम एक एलिमेंट जो है ना, जैसे सपोज करो ये ए है, तो इक्वल के लिए हम क्या करते हैं ना कि इसके ऊपर ही हमारा ये साइन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए इक्वल टू बी। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात आती है तो ए ये हो गया, तो बी क्या होगा, बी ये होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज एक्स्ट्रा। जैसे सपोज करो आपके पास 1 2 3 4 5 ये ए है, तो बी को आप बी अगर 1 2 3 4 5 ही लिखोगे तो सब सेट हो सकता है, ये सब सेट हो सकता है, लेकिन क्या प्रॉपर सेट होगा? कभी नहीं होगा। अगर इसके अंदर आपने 6 डाल दिया तो क्या है भाई, प्रॉपर सेट होगा? यस, डेफिनेटली प्रॉपर सेट हो जाएगा ये। एटलीस्ट वन इन बी इज एक्स्ट्रा, इतना ध्यान देना है बस, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी के बारे में। क्या बात करते हैं? कार्डिनैलिटी के बारे में। नो, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है हमें बताना है, वो रह क्या? अच्छा, आपको सबसेट के बारे में आपको ना मैं यह बताता हूँ, सबसेट के थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो, आपको सबसेट के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ को याद रखना है, क्योंकि ये देखो वस्कुलरली ट्रू है, मीन्स आपको इस पे ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, ये वस्कुलरली ट्रू है, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें ना याद रखनी है बिल्कुल। फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, मीन्स फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अभी हम जब पावर सेट के बारे में बात करेंगे ना, हम उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए या हमेशा के लिए आपको ये 2 पॉइंट को हमेशा रट के रखना है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ओके। अब हम कार्डिनैलिटी के बारे में बात करेंगे। कार्डिनैलिटी क्या होता है? सपोज करो सेट एस है, उसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी को डिनोट करते 2 पाई से, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, इसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो n जो होगा ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, जैसे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे 0 हो सकता है 1 2 3, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी मीन्स जो भी सेट है, सेट के अंदर या तो 0 इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड
मतलब कार्डिनलिटी मीन्स एलिमेंट को हम लिस्टेड करते हैं और काउंट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगर इसके अंदर n एलिमेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। अदरवाइज वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट। अगर लिस्टेड कर सकते हैं कि कोई भी सेट है, सपोज करो एक ए सेट है, इसके अंदर 1 2 एंड 3, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी आप लोग जल्दी बताइए, क्या इतना हो जाएगा? 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3। अब सपोज करो आपके पास कोई इस तरीके का ऐसा एलिमेंट है जो इनफाइनाइट है, मतलब हम काउंट नहीं कर पाते कर सकते उस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पावर सेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। ओके, तो सबसेट के बारे में बात करें। सपोज करो आपके पास एक है, 1 2 3 का एक सेट है, आपको भी इसका पावर सेट निकालना, डिनोट इस तरीके से जनरली करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहला मैंने बताया था कि फी सबका सबसेट होता है, एक तो मैंने ये बताया था, ठीक है। ओके, फी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया एंड देन 1 2 3। 1 2 3 खुद ही सेट है, तो क्या वो सबसेट के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए पावर सेट। तो इसका फार्मूला 2 टू द पावर n, मतलब 3 एलिमेंट है तो 8 हो गया, ठीक है। ओके, ये फी ऐसे होगा, फाई सेट मतलब क्या होता है? फाई को जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब फाई सेट के बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का सेट हो गया, ठीक है। ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ठीक है। ये अलग हो गया, 1 2 3 अलग हो गया, ठीक है। 1 2 2 3, हम इसको बोलते हैं 2 3, ठीक है। इस तरीके का हम लोग पावर सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई ए है, ए के अंदर 5 एलिमेंट है, तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने से बेहतर है कि 2 टू द पावर 5 फार्मूला याद रखो, और जो भी आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फी के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फी इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ओके, आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। ओके, अब हम कुछ सेट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सेट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। सेट ऑपरेशन किस तरीके का? तो पहला होता है हमारा सेट ऑपरेशन यूनियन का, यूनियन सेट। सपोज करो आपके पास, मैं ना पूरा सेट जो है आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहना। सपोज करो ये आपको यू है, यू को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ आता है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब सपोज करो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी जो होता है ना, ये पूरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या होता है? और होता है, एक्स इन ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये और, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ये सपोज करो ए है, ये बी है, ये आपका टोटल यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, सो एक्स इज इन ए एंड, इंटरसेक्शन मीन्स एंड बी। ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ आपके बारे में आती है, हमें पढ़ना है तीसरी चीज़, डिसजॉइंट सेट। क्या पढ़ना है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स जो ज्वाइंट, अगर कोई ज्वाइंट नहीं है तो उसका ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? फाई हो जाएगा। फाई क्या है? सेट है एक तरीके का जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, जीरो एलिमेंट, जीरो कंटेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम चौथी चीज पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये क्या होता है अब हम देखेंगे इसको। सपोज करो आपके पास ए एंड बी एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो अभी हम पढ़ेंगे ए माइनस बी के बारे में। ये सपोज करो ए है, ये और बी है। ए माइनस बी मीन्स होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, set of all those elements of A which do not belongs to B, जो कि B को बिल्कुल बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ तक होगा, ये क्या होगा? नहीं, क्योंकि ये A और B दोनों में बिलोंग करता है, इसलिए क्या ये होगा? कभी नहीं होगा। तो केवल क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर अब b माइनस ए अगर आपको देगा तो क्या ये हो जाएगा? यस। क्या ये होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब आता है चीज सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आता है? सिमेट्रिक डिफरेंसेस। इसको जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा? इसको हम किससे डोनेट करते हैं? डेल्टा बी से। तो होता क्या है, ये ए है, ये बी है। अभी हमने देखा कि इसको बी माइनस ए बोलते हैं, इसको देखा हमने अभी ए माइनस बी बोलते हैं। इंटरसेक्शन को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, तो ए डेल्टा बी क्या होता है? ए डेल्टा बी होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी? कोई दिक्कत? सोच के देखो आप लोग, क्या मैंने सही किया है? मैंने क्या किया, पहले ए यूनियन बी ले लिया, मैंने पहले क्या लिया, ए यूनियन बी ले लिया, पूरा ले लिया, ए यूनियन बी लिया, फिर मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया। तो सेम चीज़ें हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डी मॉर्गन्स लॉज। क्या कहता है ये? स्टेटेड टू फार्मूला, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं आप लोग कॉम्प्लीमेंट बताता हूँ क्या होता है, फिर उनके प्रूफ भी बताऊँगा। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन में से आप ए को डिवाइड माइनस करते हो। जैसे सपोज करो ये है, ये पूरा यू है, ये ए है, तो ए तो ये हुआ, यूनियन पूरा हुआ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यू माइनस ए मीन्स एलिमेंट्स बिलोंग्स ओनली यू नॉट इन ए। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया? वो ये वाले हो गए, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो ए को छोड़ करके जो भी जितने भी एलिमेंट हैं
उनको हम लोग बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो बी के अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, डी मॉर्गन्स लॉ। अब सपोज करो आपके पास ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी ये पूरा होता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब हम कौन से रीजन में इंटरेस्टेड हैं, इस वाले रीजन में। मीन्स ये यू था तो यू माइनस ए यूनियन बी वाले रीजन में हम लोग इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं इसको समझने का ट्राई करते हैं, जो राइट हैंड साइड में है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो ए में नहीं है, तो क्या जो ए सी ए कॉम्प्लीमेंट है वो ये हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट मीन जो बी में नहीं है, बी में ये वाला पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो, जब आप इसका यूनियन लोगे, जब भी आप इसका जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में क्या ये वाला पार्ट आएगा? नहीं आएगा। क्या ये वाला पार्ट आएगा? नहीं, क्यों, कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। तो केवल ये वाला पार्ट आएगा जिसमें देख लो आप पिंक और ब्लैक दोनों वाली है, ब्राउन कलर। तो इसके अंदर भी यही वाला रीजन था, इसके अंदर भी यही वाला रीजन हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया ये? बिल्कुल। आपको इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है तो अलग अलग ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन ले लोगे तो बराबर होगा। ओके। एंड सेकेंड प्रूफ आप लोग ऐसे ही वेन डायग्राम से अगर करेंगे तो हो जाएगा। चलो फिर से मैं करके आप लोगों को बताता हूँ वेन डायग्राम से। सपोज करो आपके पास ये यूनिवर्सल एक वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल है ए एंड बी। अगर आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपको लेना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पूरा ये यू हो जाएगा और पूरा कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके पूरा ये हो जाएगा। एम आई राइट? ठीक है, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। हम जब राइट साइड की बात करेंगे तो कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है एंड बी का। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या ये होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या ये होगा? ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या ये होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या ये होगा? ठीक है। इसका यूनियन कह रहा है। जब हम यूनियन करते हैं तो हम पूरा ये होगा, पूरा ये होगा और ये होगा। तो सेम चीज़ें क्या इसके अंदर हैं? ठीक है, सेम चीज़ें पूरा ये और पूरा ये बचा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट क्या प्रूफ होता है? यस, डी मॉर्गन्स लॉ हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक होता है इडियम पोटेंट लॉ। उसमें क्या होता है कि ए यूनियन अगर ए करोगे तो आपको ए मिलेगा, या ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ये ए मिलेगा। इसको बोलते हैं इडियम पोटेंट लॉ। ठीक है, अब बता कुमुलेटिव लॉ। कुमुलेटिव मीन्स क्या होता है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कुमुलेटिव लॉ। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप लोग को वेन डायग्राम अगर माइंड में चल रहा होगा तो उसे लगता भी होगा कि हाँ ये सही है, करेक्ट है। ठीक है, एंड थर्ड आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब इस लॉ के अंदर क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ के अंदर कि अगर ए यूनियन बी एसोसिएट है सी के साथ तो एंड देन ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स ये यूनियन जो है अब यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलते क्या? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर बात करोगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर करोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन के सी के बारे में बात करोगे, ये इंटरसेक्शन का ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी आपके पास ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इस यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, समझ में आ गया। पहला तो ये होता है। अब दूसरा क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे यूनियन लगा के रखा है हमने, ठीक है। तो यूनियन भी क्या होता है, यूनियन सेट्स भी डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं एंड इंटरसेक्शन भी होते हैं, इंटरसेक्शन सेट भी। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर आप लगा दोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। वैसे ही एसोसिएटिव लॉ में भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों होता है। जैसे यहाँ पे हमने यूनियन के बारे में देखा, एंड दूसरा होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना काफ़ी है, ठीक है। आप लोग इसको उससे वेन डायग्राम से भी करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ हम ना रूल्स देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे। सपोज करो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस हो गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, ये यू है, ये ए है, ये बी है। एन ए एन बी, ये क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को क्या बोलते हैं, एन ए, ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एन बी। आप देख रहे हो ये वाला जो रीजन है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, एन ए में भी काउंट हो रहा है, एन बी में भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो अगर हम इसमें से एक बार को हम हटा देंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है। एंड दूसरा हम देखते हैं, अगर एन ए यूनियन बी है, एक होता है एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये कैसे होता है, जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। जैसे ये मतलब डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन इसमें नहीं है, 5 हो गया। डिसजॉइंट सेट का मैंने बताया था अभी, ठीक है। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो होता है 3 सेट के लिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये सबको पता होता है, आप लोग को भी याद होगा। जैसे एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। आज हम ना वेन डायग्राम देखते हैं। ए है, बी है, सी है, ए बी एंड सी। हमें ये निकाला था जिसको हम बोलते हैं एन ए प्लस बी प्लस सी। नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर इन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए प्लस एन क्या था नहीं प्लस हाँ सॉरी हाँ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यूनियन सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे है, आपने एक बार ए को लिया एक बार बी को लिया, आप काउंट करो। जब एक बार ए को लिया तो एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया, ठीक। जब दूसरी बार इसको लिया फिर से एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया, 2 बार हो गया। ठीक है, जब इसको आपने काउंट किया था तो जब आप अब इसके साथ काउंट करोगे तो फिर से ये आया और फिर से ये आया। ठीक है, जब आप इसको फिर से एक बार काउंट करोगे तो ये और ये आया। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना ये वाली चीज़ें ये चीज़ें हम 2 बार ऐड कर देते हैं, 2 बार ऐड हो जाता है वो, तो हम एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब हम एक बार माइनस करते हैं
तो इसमें से ये भी माइनस होता है, जिसमें हम कि एक बार हमें इसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके, देखो इस रीजन को बोलते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, केवल इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, मतलब मैं लिख नहीं सकता इसको, हम बोलते हैं ओनली इन ए बी सी है, अगर ओनली इन ए इंटरसेक्शन सी, ओनली केवल इसमें। वैसे ही ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी इन बी इंटरसेक्शन सी, इसको केवल बोलते हैं ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी। ओनली की बात कर रहा हूँ, केवल वो सी में होगा। जहाँ पर भी कहीं दे देगा कि 100 स्टूडेंट हैं, अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। 100 स्टूडेंट हैं, 50 ऐसे हैं जो मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, 30 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री एंड हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो 30 ये इस 50 अभी ये इसकी बात कर रहा है, केवल ये इसकी नहीं, केवल बोला है कि मैथ एंड केमिस्ट्री, ये नहीं बोला कि ओनली मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़, नहीं, केवल अभी इसकी बात कर रहे हैं। हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ये 3 डायग्राम वाले पे लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक फार्मूला है, आप लोग बताना, खुद बता दोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली हो या ओनली हो, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट ए बी सी। एग्जैक्टली ऑफ 2 मीन्स क्या, ये इसकी बात कर रहा है वो, केवल एग्जैक्टली ऑफ 2 मीन्स केवल वो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसको कैसे याद करना है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये इंटरसेक्शन बी मीन्स ये पूरे की बात कर रहा है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये पूरे इसकी बात कर रहा है। ठीक है, एंड अब देखो, एंड सी इंटरसेक्शन ए मीन्स ये पूरे की बात करते हैं। ये कितनी बार आया है, ये 3 बार आया है। कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, मीन्स ये अभी किसके बारे में बात कर रहा है आपसे, ये बात कर रहा है इसके और इसके बारे में बात कर रहा है आपसे। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इन तीनों को अगर इसको अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें, हम जोड़ दें अगर, तो हम क्या होगा, हमने जोड़ा मतलब ये इतने का मतलब क्या हुआ, इतने का मतलब हुआ आपका इतने का मतलब ये हो गया, समझ में। ठीक है, ये इतने का मतलब है। अगर आप उसमें से -3 टाइम्स कर दोगे तो केवल ये इतना, ये और इसके बारे में हो जाएगा। अंडरस्टूड, मैंने जो बोला वो समझ आ रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड जो फार्मूला काफ़ी बुक्स में दी हुई हैं वो हैं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ फार्मूले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वर्ड यूज किया जाता है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी
माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इतना बड़ा याद रखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हम इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ए है, डी है एंड सी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट द सेट्स। हमसे अभी ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें उसको पहले मार्क कर लेते हैं। देखो क्या पूछ रहा है हमें, ठीक है। हमसे वो ये चीज़ें पूछ रहा है, मतलब कि पूरा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। हमने नंबर ऑफ़ ए ले लिया, मतलब हमने ये पूरा ले लिया। तो देखो पूरा लोगे तो एक बार ये काउंट हुआ, 2 बार 3 बार, मतलब एक बार हो गया काउंट। जब आपने इसको लिया, ठीक है, तो अब ये कितनी बार हो गया, 2 बार काउंट हो गया, फिर से ये 2 बार काउंट हो गया, ये 1 बार काउंट हुआ, ये अभी 1 बार काउंट हुआ है, ठीक है। अब आपने ये लिया, फिर से ये 2 बार काउंट हो गया और ये तीसरी बार काउंट हो गया, ठीक है। और ये फिर से दूसरी बार काउंट हुआ, मतलब जितने भी ये वाले पोर्शन है, ये वाले पोर्शन कितनी बार हो गए, 2 बार हो गया। और ये जो बीच वाला सेक्शन है ये कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, ये 2 बार काउंट हुआ है, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, सॉरी 3 बार काउंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें कि हमें केवल ये निकालना है, ठीक है। तो फार्मूले में हमने क्या किया कि 2 टाइम्स इसको हमने घटा दिया है। 2 बार हमने ऐड किया था, ठीक है, 2 बार हमने घटा दिया। जब 2 बार आप घटाओगे, जब 2 बार आप घटाओगे तो ये पूरा घटा रहे हो आप, ठीक है, ये पूरा घटा रहे हो आप। 3 बार इसको घटा भी दिया आपने, इसको 3 बार फिर से घटा दिया आपने। 3 बार जब घटा दिया तो ये कुछ नहीं बचा इसके यहाँ पे। हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमें 3 बार इसको ना ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ओके। सो तो हमें ये फार्मूला जो है ना याद रखने में, वेन डायग्राम ना काफ़ी हेल्प करता है। क्या करता है हमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन, मतलब हमें केवल इसके बारे में बात करना था, किसी मतलब कोई एक ऐसा हो इसके और इसके बारे में बात करना था, ठीक है, ओके। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैं डेफिनेटली इन 2 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली कराऊंगा। हो सकता हो अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा समझने में, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। इससे थोड़ा सा आप लोग अगर 2 बार वीडियो को देखोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आप लोगों का, ठीक है। और जब मैं इनके ऊपर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा, ओके ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।